नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तथागत एडुज़ोन पर। उत्तर प्रदेश समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के पुराने प्रश्न पत्रों को हल करने के अध्ययन में हम देख रहे हैं कि 2014 वाला जो मुख्य परीक्षा हुई थी उसके सामान्य अध्ययन को आज हम देखते हैं। तो इसका पहला जो प्रश्न है वो है, हाथी दाँत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है तो कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। हड़प्पी नगर लोथल की खोज एस.आर. राव ने 1954 में की थी। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है धान और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मोहर, घोड़े की लघु मरणमूर्ति, 3 युगल समाधियाँ, मृदभांड उपकरण और हाथी दाँत का पैमाना। यह स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर सगरवल यानी कि सरगवल नामक गांव से इतनी दूरी पर मिला है। यहाँ पुराविद रंगनाथ राव ने 1954 से 55 में खुदाई कराई थी। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। तो जो लोथल है ये हड़प्पाकालीन बंदरगाह के लिए फेमस है। इसको पूछा भी जाता है कि गोदीवाड़ा कहाँ है, तो ये लोथल में है। ठीक है। अगला है कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? आपका डी हो जाएगा, अंग की। तो अंग की राजधानी कौन सी थी? चंपा थी। चंपा, श्रावस्ती, अयोध्या, गिरिव्रज, विदेह, मिथिला, क्रमशः अंग, कौशल, मगध एवं वज्जी महाजनपद की राजधानियाँ थीं। द्वितीय बौद्ध समिति जो का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका है राजगृह में। कौन सा है? तो बी वैशाली में हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक यानी कि शिशुनाग वंश के शासनकाल में हुआ था। ये कालाशोक था। ठीक है। 383 ईसा पूर्व में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता साबक मीर यानी कि शारुकामनी ने की थी। इस संगीति का उद्देश्य इस अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म में स्थाविर एवं महासंघिक 2 भागों में बटा था। तो हम देखते हैं बौद्ध धर्म में जो पहला विभाजन हुआ है वो द्वितीय बौद्ध संगीति में जो हुई थी, और चतुर्थ में हुआ है बौद्ध महायान और हीनयान में। हम देखते हैं इस तरीके से। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो ऑप्शन सी 305 ईस्वी में, ईसा पूर्व में पराजित किया था। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेलुकस निकेटर को पराजित किया था। इस युद्ध का वर्णन एप्पियानास नामक यूनानी विद्वान ने अपने ग्रंथ में किया है। युद्ध के उपरांत दोनों के मध्य संधि हो गई, जिसके फलस्वरूप सेलुकस ने अपने हेरात, अराकोसिया यानी कि कंधार एवं काबुल का क्षेत्र चंद्रगुप्त को सौंप दिया और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। तो पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने में इनका भी योगदान रहा है। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? तो रबतक अभिलेख जो कनिष्क का है उसमें अभिलेख की पूछ रहा है। तो श्रावस्ती, कौशाम्बी, चंपा, पाटलिपुत्र। तो श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। कनिष्क का रबतक अभिलेख 1993 में अफगानिस्तान में खोजा गया था। इसमें हमें कनिष्क के साम्राज्य विस्तार के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। इस अभिलेख के अनुसार साकेत, कौशाम्बी, चंपा और पाटलिपुत्र कनिष्क के साम्राज्य के हिस्से थे। फिर दिल्ली सल्तनत में आ गए हैं। अगला है, सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो कौन था? वो बलबन था। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक घोषित किया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य किसके थे? तो ख्वाजा उस्मान हारूनी के थे। चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक सामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी। तो ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती और अबू इसहाक सामी ने की थी। किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। वे 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के सेना के साथ आए। उन्होंने अजमेर यानी कि राजस्थान अपना निवास स्थान बनाया। 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इन्हीं के प्रमुख शिष्य थे। तो कुतुबुद्दीन जो बख्तियार काकी थे इन्हीं के प्रमुख शिष्य थे। निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहली लिखी गई? तो इंद्रावती, पद्मावती, मृगावती या मधुमालती। तो मृगावती जो है ये किसकी है? तो कुतुबन की है। 1503 ईस्वी इसका कालखंड है। मधुमालती मंझन की है, 1545। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी 1540 है। फिर इंद्रावती नूर मोहम्मद की है, तो 1743 ईस्वी में इसका कालखंड है। फिर आधुनिक इतिहास में हम देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो कौन सा कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला पूछा है यहाँ से। तो श्रीमती ये कौन? एनी बेसेंट दिया है। हाँ, श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएंगी। 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ उसमें भारत की जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है। तो प्रथम महिला एनी बेसेंट है और प्रथम भारतीय महिला कौन है? सरोजिनी नायडू हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आता है दोनों। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसमें कौन सा? WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो 1885 में जब कांग्रेस स्थापित हुई है, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष था? तो कौन? बी आर अम्बेडकर। वही प्रारूप समिति जो थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित की गई थी। तो डी 1905 में। ये कहाँ? लंदन में स्थापित हुई थी। तो फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन है, इंडिया हाउस
इंडियन इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापना कहाँ? लंदन में 1905 में हुई थी। इसका उद्देश्य जो था अंग्रेजी सरकार को आतंकित कर स्वराज्य प्राप्त करना था। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का भी प्रकाशन होता था। तो द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन कहाँ? लंदन से होता था। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? ये कौन था? तो डी लॉर्ड रीडिंग जो है, ये 1921 से इनका कार्यकाल रहा था। तो लॉर्ड रीडिंग जो है अब 2 अप्रैल 1921 को 2 अप्रैल 1921 से 3 अप्रैल 1926 तक भारत के वायसराय पद पर रहे थे। इससे पूर्व 1913 से 1921 तक इंग्लैंड का लॉर्ड चीफ जस्टिस था। ये रीडिंग भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? तो ये 1930 में बुलाया गया था। प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन था 1931 वाले में कांग्रेस ने भी भाग लिया था। हम देखे थे गांधी जी गए थे SS राजपूताना से। तो 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में 12 नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन था उसको आयोजन कराया था। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख कौन थे? तो तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, फिर MR जयकर, मुंजे, भीमराव अम्बेडकर था, सुंदर सिंह मजीठिया, ये सारे लोग गए थे उसमें शामिल होने। अगला है कि अब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं का स्थान और अध्यक्ष कौन? अबुल कलाम आज़ाद 1919 अमृतसर वाली दे रहा है। सरोजिनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुंबई, नागपुर यानी कि कानपुर, रामगढ़। इसमें थे अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ 1940 में हुई थी। सरोजिनी नायडू कानपुर 1925 में। मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919, ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ उसके बाद की बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मुंबई 1934 में हुई है। फिर निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? कौन थे ये? डी मोहम्मद इकबाल। ये 1930 के आसपास जो प्रसिद्ध उर्दू कवि थे मोहम्मद इकबाल, इन्होंने भी समर्थन किया था। प्रायः कवि और राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। इकबाल ने 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में पृथक मुस्लिम राष्ट्र का प्रस्ताव रखा था। तो पृथक प्रस्ताव रखने वाले 1930 में ही कौन थे? मोहम्मद इकबाल थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? तो कौन से थे? यह लियाकत अली थे। ये लीग के जो नेता थे लियाकत अली खान, तो इनको बनाया गया था वित्त मंत्री। लियाकत अली खान नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 के वित्त मंत्री नियुक्त किए गए थे। ज्ञात हो कि 1946 की अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल किए गए थे। लियाकत अली खान ने अपने बजट में उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अधिक कर लगाया था, मतलब ये सरकार चलना नहीं देना चाह रहे थे, इसी चीज़ें। पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो AK आज़ाद, MK गांधी। तो इसमें ए जो है AK आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद जो थे। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। भारत का भूगोल आ गया। तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो लंसूदरा कहाँ? राजस्थान। अवलोली महाराष्ट्र। मणिकरण हिमाचल प्रदेश। सोहना हरियाणा। तो कौन सा? लसुंदरा कहाँ? राजस्थान में नहीं है। लसुंदरा उच्च स्रोत गुजरात के खेर यानी कि खेड़ा जिले में स्थित है। रवेड़ा पढ़ेंगे इसको कि खेड़ा? खेड़ा पढ़ा जाएगा, ठीक है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो कौन सी? सतलज हो जाएगी। सतलज जो हिमालय की जितनी श्रेणियाँ हैं सबको करती है। सतलज नदी मानसरोवर के निकट राकस ताल से उद्गमित होती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। व्यास स्थित तथा भाजपा इसकी सहायक नदियां हैं। उपरोक्त सभी विकल्पों में से सतलज एकमात्र ऐसी नदी जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय भारत जो है हम देखते हैं गोदावरी हो गई, कृष्णा, कावेरी, इस तरीके की जो नदियाँ हैं ये सब प्रायद्वीपीय भारत में आती हैं। तो कह रहे सबसे लंबी नदी कौन? गोदावरी। गोदावरी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है। गोदावरी भारत की यानी कि सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। यह 1465 किलोमीटर लंबी है। इसका 49% भाग महाराष्ट्र, 32% आंध्र प्रदेश में तथा 20% मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके प्रायः इसके विशाल आकार तथा विस्तार के कारण इसे वृहद गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो इसके वृहद आकार के कारण इसे वृहद गंगा और दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है ये, ठीक है। पश्चिमी घाट की नासिक पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल तो नासिक की पहाड़ियों से निकलती है। उत्तर में इसका प्रमुख सहायक नदियां हैं प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा तथा इंद्रावती। इसकी सहायक नदियां भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। दक्षिण में मंजीरा नदी प्रमुख है जो हैदराबाद के निकट इसमें मिलती है। फिर आगे हम देखते हैं तो ये फसलें दी हैं और कहाँ बोई जाती हैं। जूट कहाँ होती है? चाय, रबर, गन्ना। असम, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो इनका ए ऑप्शन मिलान करना है। तुम देखते हैं जूट पश्चिम बंगाल में, चाय असम में, रबर केरल में, गन्ना उत्तर प्रदेश में। उन 2 राज्यों के नाम बताइए। ये क्या है? तो किसाऊ बांध परियोजना हेतु समझौते पर। तो किसाऊ बांध यानी कि किन किन राज्यों के बीच? इसको ऐसे देख लो। सी ऑप्शन उत्तराखंड हिमाचल के बीच में जो है वो किसाऊ बांध है। किस नदी पर है?
किसाऊ बांध परियोजना हेतु 20 जून 2015 को समझौते पर हस्ताक्षर के टोन्स नदी पर निर्मित है ये, ठीक है। फिर अगला, भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी, तो ये तमिलनाडु वाला कहाँ गया, मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश जो है ये कोयम्बटूर तमिलनाडु वाला एरिया जो है, वहाँ शिवकाशी सबसे बड़े पटाखा औद्योगिक केंद्र बोला जाता है इसको। बृहद औद्योगिक प्रदेश, लघु औद्योगिक प्रदेश, इस तरीके से बांटा गया है। बृहद औद्योगिक प्रदेश के 8 प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, तो मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु एक प्रदेश में शिवकाशी स्थित है। फिर सुमेलित कौन सा नहीं, तो सीमेंट पोरबंदर, पेट्रो रसायन नागथेन, चीनी सिलवासा, लोहा एवं इस्पात राउरकेला, तो कौन सा, चीनी सिलवासा में नहीं पाई जाती है, तो लोहा इस्पात राउरकेला में हो गया, पेट्रो रसायन नागथेन में, सीमेंट पोरबंदर में हो गया। फिर आगे बात करें 2015 के हिसाब से आंकड़ा दिया गया है, तो चीनी उद्योग भारत में सबसे ज़्यादा बेतिया बिहार में सर्वप्रथम बेतिया बिहार में 1840 में स्थापित किया गया था, परंतु इसका वास्तविक विकास 1931 ईस्वी प्रारंभ माना जाता है। विश्व में भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। सिलवासा केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली की राजधानी, यहाँ कम कीमत और उच्च गुणवत्ता के प्लास्टिक उत्पादन का बड़ा केंद्र है, ठीक है। निम्नलिखित सुमेलित कौन सा नहीं है, तो पतरातू, तापीय, झाकरी, ये जल विद्युत, कलपक्कम, ताबकी, कोरबा, पवन ऊर्जा, तो कोरबा जो है पवन ऊर्जा के लिए नहीं फेमस है। कोरबा छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर व ऊर्जा राजधानी है। यहाँ पर देश की सबसे बड़ी एनटीपीसी की कोयला आधारित विद्युत संयंत्र इकाई के साथ साथ कई कंपनियों के बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित किए गए हैं। कोरबा में जल विद्युत उत्पादन हेतु हसदो नदी पर मिनीमाता हसदो बांगो जल विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है। झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है, तो सी, झारखंड में। अगला है, भारत के शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम बताना है, तो कौन सा सबसे ज़्यादा किसमें है, देखो देख रहे हैं, तापी जो है 227 गीगावाट, पनबिजली 45, नाभिकीय 6.7, नवीकरणीय 80.7 गीगावाट हो गया है, पवन ऊर्जा 36 हो गया, सौर ऊर्जा 30 हो गया है, अन्य स्रोत 9.2% जो गीगावाट है। इस तरीके से बात की गई। फिर निम्नलिखित में से कौन से देशों में से कौन सा मध्य अमेरिका में स्थित नहीं, तो मध्य अमेरिका की बात करेंगे, ये यूएसए के नीचे और ब्राज़ील के ऊपर वाले जो पनामा, सिएरा ग्वाटेमाला और होंडुरास। सिएरा नहीं है, तो ग्वाटेमाला है। कहाँ पे, सिएरा पश्चिमी अफ्रीकी अवस्थित देश है, यानी कि अफ्रीका में ही है। मध्य अमेरिका में एंटीगुआ, बारबुडा, बहामास, बारबाडोस, बेलीज, कोस्टारिका, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, अल सल्वाडोर, ग्रेनाडा, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरास, जमैका, मैक्सिको, निकारागुआ, पनामा, सेंट किट्स और नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, ये सारे जो कैरेबियन कंट्रीज वाले हैं देश वो आते हैं इसमें, ज़्यादातर कैरेबियन कंट्रीज वाले, और जो उत्तरी में यानी कि मैक्सिको के नीचे वाले देश हैं वो सारे जो मध्य अमेरिका है उसमें शामिल किए जाते हैं। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है, तो एपिनाइन, पेरेनीज, जूरा, दिनारी। एपिनाइन जो है ये उसमें इटली में स्थित है। एपिनाइन पर्वत इटली में स्थित है। आल्प्स पर्वत जो है, आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में स्थित है जो आल्प्स पर्वत श्रेणी है। इसका सर्वोच्च बिंदु कौन, माउंट ब्लैंक है। इसकी ऊंचाई ये 4.48 से 10 मीटर है, ठीक। जो दिनारिक आल्प्स पर्वत श्रृंखला अल्बानिया, क्रोएशिया, बोस्निया, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, सर्बिया और स्लोवेनिया में फैली है, ठीक। जबकि आल्प्स और जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड में स्थित है। पेरेनीज पर्वत जो है फ्रांस व स्पेन की सीमा बनाता है, ठीक है। फिर जलमंडल आ गया, तो निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है, तो गहरी दूसरी कौन सी है और सबसे लंबी, तो कौन, टंगानाइका है। ये कहाँ पड़ती है, तो अफ्रीका में ही पड़ती है आपकी। टंगानाइका झील जो है 676 लंबाई कितनी, तो किलोमीटर में है। गहराई कितनी है, तो 1470 मीटर है। बैकाल दूसरे नंबर पर है, तो टंगानाइका, फिर बैकाल, फिर सुपीरियर, फिर ग्रेट निकोबार जो लंबाई के हिसाब से हैं झीलें, ठीक है। निम्नलिखित से कौन सही सुमेलित नहीं, तो टिटिकाका झील बोलीविया पेरू सही है। उर्मिला झील ईरान में है, उर्मिल झील भी इसको बोलते हैं। रेंडियर झील रूस में नहीं है ये। अथाबास्का कनाडा में है। रेंडियर जो है ये कहाँ पर आपके है, तो कनाडा में स्थित है रेंडियर झील। इसकी गहराई 219 मीटर। कनाडा के अन्य झीलों में विनिपेग है, नेटलिंक्स है, ग्रेट बियर है, ग्रेट स्लेव आदि प्रमुख हैं। फिर भारत के निम्नलिखित भौमिकी शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार, तो विंध्यन, कुडप्पा और धारवाड़ दिया, हाँ धारवाड़ क्रम की। तो भारत में जो कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो विंध्यन यानी कि उसमें कुडप्पा क्रम की, गोंडवाना क्रम जिनको बोलते हैं, और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क पाया जाता है, यानी कि जो इधर कर्नाटक वाला एरिया है। धारवाड़ क्रम की चट्टान अक्षय व पर्दन से निर्मित प्रथम तलछटी चट्टानें हैं। ये चट्टानें आर्कियन समूह के चट्टानों के अवशेष हैं। इनमें महत्वपूर्ण धातुएं जैसे लोहा, सोना, तांबा, जस्ता एवं खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनका विस्तार कर्नाटक राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में है। फिर जनसंख्या नगरीकरण में भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण क्या हैं, तो
ग्रामों में अधिक जनसंख्या, विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियाँ, निर्धनता। तो सबसे जो ग्रामीण संरचना मतलब भारतीय सामाजिक संरचना के लक्षण क्या है, तो 1, 2, 3 है। निर्धनता की इसको सामाजिक लक्षण में नहीं गिनेंगे हम। तो जनसंख्या है, अधिक जनसंख्या, विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियाँ, सामाजिक भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण हैं। स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन कीजिए। तो सी क्या है, तो स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर जो है, अगर स्थायी जनसंख्या करना है उसके लिए कहा गया है। स्थायी जनसंख्या संरचना को स्थिर मृत्यु दर तथा प्रदर्शित किया जाता है। और जनसंख्या की संरचना से अर्थ जनसंख्या के ढांचे से है, अर्थात जन की संख्या, उसकी आयु, लिंग, जाति, धर्म, भाषा, साक्षरता, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, घनत्व, व्यवसाय, ग्रामीण एवं नगरीय अनुपात आदि से है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसका सन 2011 में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था? तो कौन से महाद्वीपों में? तो ये दे रहा है दक्षिणी अमेरिका का जो था वो सबसे जनसंख्या घनत्व कम था। एशिया का 42.7 बिलियन है, जनघनत्व 86.7 है। अफ्रीका का 32 है। तो सबसे ज़्यादा एशिया का भी है, ये भी चीज़ है। जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 11 से 24 जुलाई 2015 के मध्य चलाए गए जनसंख्या से संबंधित अभियान का नाम क्या दिया गया था? जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा, खुशहाल परिवार पखवाड़ा। फिर कौन सा था? ए हो जाएगा, जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा रखा गया था। पखवाड़ा की जगह पखवाड़ा होता है इसको। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम है? तो कौन सा? ये केरल हो जाएगा आपका। इन सब मामलों में जो ये लैंगिक या मतलब जो आंकड़े जनगणना वाले आते हैं, मैक्सिमम में केरल अच्छे स्कोर पे रहता है, ये चीज़ तो है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के केरल राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम थी। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में न्यूनतम बाल मृत्यु दर नागालैंड 7 प्रति हज़ार, गोवा 9 व केरल में 10 प्रति हज़ार रही है। फिर है भारत जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या का घनत्व उच्चतम है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ था? बिहार था। बिहार में कितना? तो 1106 है। फिर दूसरे पश्चिम बंगाल, तीसरे केरल, चौथे पे यूपी है और पाँचवें पे हरियाणा है। 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें राज्य में महिला लिंग अनुपात सर्वाधिक? तो महिला लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा कहाँ था? तो केरल में था। इसमें क्या? 1084। तमिलनाडु दूसरे पर है, आंध्र प्रदेश तीसरे 993 के हिसाब से, मणिपुर 985, छत्तीसगढ़ 991। अभी आंकड़ा चेंज हो गया है, ये केरल से ज़्यादा कोई और देश राज्य निकल गया है, तो उसको हम जब जनगणना पढ़ेंगे तो देख लेंगे, ये चीज़ रहेगी, क्योंकि ये सारे आंकड़े काफ़ी ज़्यादा चेंज भी हो गए हैं, कुछ नए आंकड़े आए हैं ना, इस वजह से। और कौन सा है, कौन सा सही नहीं, तो ये छोड़ देते हैं। टीके ओमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। टीके ओमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर क्या बताया है? तो डी, उपयोग सभी के आधार पर, आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान के आधार पर, सत्ता की संरचना के आधार पर, नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक परिस्थिति के आधार पर, इन सभी के आधार पर टीके ओमेन ने बताया है। फिर संविधान आ गया। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो वर्तमान में कितने? 11 हैं, और जब भारत संविधान बना था तब 10 थे। ठीक है, जो मतलब 1976 में 10 शामिल किए गए थे, फिर अगला जो है बाद में शामिल कर दिया गया इसको। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इनको भाग 4 का में जोड़ा गया था। लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, तो नीचे दिए गए बताना है। लोक लेखा समिति जो होती है उसमें से राज्यसभा और लोकसभा के कितने कितने? तो टोटल सदस्य कह रहा है इसमें 22, 16, 15, 27, तो 22 सदस्य टोटल होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। केरल के प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था, तो 1957 में किया गया था। ये केरल में प्रथम साम्यवादी सरकार गठित हुई थी। ठीक है। अगला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? तो संसद की है। देखो, जो कैग है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में रखवाता है, फिर प्राक्कलन समिति जो है उस पर काम करती है, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति काम कहाँ करती है? तो संसद में करती है। तो जो अंतिम टीका टिप्पणी होती है वो कौन? संसद करती है। इस तरीके से इसको मान लो। अनुच्छेद 148 में कैग का प्रावधान किया गया है। नए राज्यों की स्थापना करने की विधायी शक्ति निम्नलिखित किसके पास है? तो संसद को दी गई है शक्ति। अनुच्छेद 3 है, ये नए राज्यों के निर्माण, सीमा क्षेत्रफल में परिवर्तन की बात करता है। ये किसके तहत है? तो संसद के तहत दिया गया है। राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है? तो ये आज ही हमने पढ़ाया है। 14 दिनों के अंदर धन विधेयक को रोक सकती है, मतलब 14 दिन तक राज्यसभा चाहे तो किसी धन विधेयक को रोक सकती है। 14 दिन बाद वो विधेयक ऑटोमेटिक पास मान लिया जाएगा लोकसभा के हिसाब से। ठीक है, तो 14 दिनों तक उसको रोकने की शक्ति दी गई है। किसको? राज्यसभा को। ये चीज़ हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं तो उस राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे, तो कितने होंगे? 7 होंगे। इसमें जो आरक्षण दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का, लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण जो दिए गए, अनुच्छेद 330 और 332 प्रावधान करता है। तो उसमें कहा गया कि जनसंख्या जो होगी उसके अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है।
अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो कौन है? किसी राज्य का विधानमंडल। राज्य के अगर परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो राज्य का विधानमंडल करेगा, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कौन? संसद करती है ये चीज़ें। अनुच्छेद 267 के अनुसार राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए किसी राज्य का विधानमंडल उत्तरदायी है। और अनुच्छेद 267 एक के तहत कहता है, जो संसद की बात की गई है। न्याय व्यवस्था क्या है? तो किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किसी एक के अनुमोदन के से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो किसके तहत? भारत के राष्ट्रपति के तहत इसको संघ लोक सेवा आयोग अपने हाथों में ले सकता है। अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा दोनों का प्रावधान, मतलब तीनों का ज्वाइंट जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जो यूपीएससी होता है, तीनों का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315 के तहत। भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है, ये भी सही है। उसे संसद में किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, जरूरी नहीं है। संसद द्वारा महाभियोग कुछ नहीं, इसमें ये नहीं प्रावधान किया गया। 1-2 सही है, ठीक है। अनुच्छेद 76 के तहत जो महान्यायवादी है उसके पद का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं कि किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लाई गई थी? तो ये 1998-99 में लाई गई। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस से लेकर के आरओ में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ अप्रैल 1998 में हुआ है। इसका उद्देश्य किसानों के लचीले एवं सहज प्रक्रिया के साथ सिंगल विंडो के अंतर्गत व्यापक ऋण आवश्यकताओं के लिए समय पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना है। निम्नलिखित में से कौन सी दो दाल वाली तिलहनी फसल है? दो दाल वाली कौन सी है? तो ये सी मूंगफली हो गई। प्रश्न के अनुसार तिलहनी फसल में मूंगफली दो दाल वाली तिलहनी फसल है। फिर पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन से। ये वाले क्वेश्चन जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, खास करके पंचवर्षीय योजना क्रांतियाँ, इस तरीके के क्वेश्चन एक जगह आपको पॉइंट दे दिए जाएंगे जिससे याद करने में आसानी रहे। उत्पादन संबंधित है तो फिर राष्ट्रीय केला अनुसंधान कहाँ होना चाहिए? तो ये त्रिची में है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान कहाँ? त्रिची तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में दलहन का उत्पादन सर्वाधिक है? तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में दलहन का उत्पादन। शीर्ष उत्पादक 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं महाराष्ट्र। ये आंकड़े बदलते भी रहते हैं तो इनको नए आंकड़े हम देख लेंगे एक बार। कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक कौन सा है? तो नाबार्ड है। नाबार्ड जो है उसकी स्थापना 1982 में हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। तो शिवरामन समिति बनी थी, उसी के आधार पर 12 जुलाई 1982 को इसके स्थापित किया गया था। उसके बाद देखिए यह जो बैंक है कृषि में वृद्धि, लघु एवं कुटीर उद्योगों, गृह एवं ग्रामोद्योगों, ग्रामीण कलाओं तथा गांव में चलने वाली अन्य संबद्ध आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की व्यवस्था करने हेतु सर्वोच्च संस्था है, ठीक है। फिर वाणिज्य विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि से भारत को विश्व के व्यापार का मुख्य खिलाड़ी बनाना है। कब तक? तो 2020 तक कहा गया था, ये छोड़ दो। भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ था कब? 1972 में लागू किया गया था। भारतीय विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकार ट्रिप्स समझौते के अनुसार यानी कि अनुपालन हेतु 1970 का पेटेंट अधिनियम भारत में 20 अप्रैल 1972 से लागू हुआ था। ये पेटेंट जो दिया जाता है इनोवेशन के लिए, उसके लिए है। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज नीति जो है कब घोषित की गई थी? ये 2000 में घोषित की गई थी। तो सेज नीति 2000 अप्रैल 2000 से प्रभावी एक्जिम नीति के अधीन विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों के रूप में कर दिया गया। 1 अप्रैल 2000 से प्रभावी एक्जिम नीति में चीनी मॉडल का अनुसरण करते हुए विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति लागू की गई है। यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO स्थित कहाँ है? तो बी जिनेवा में स्थित इसका मुख्यालय। स्थापना कब? 1 जनवरी 1995 को हुई थी। और इसका कौन सा? तो ये रॉबर्टो अज़ोविडो थे, अभी हट गए हैं इसके WTO के आई थिंक। भारत का कुल माल व्यापार का प्रतिशत GDP, छोड़ दो इसको। अगला है, ये भी छोड़ दो। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु यानी कि कमोडिटी का निर्यात अधिकतम होता है? तो बी अभियांत्रिकी माल जो था उसका ज़्यादा होता था। उसके बाद अगला कह रहा है कि 18-19 के साथ ये पेट्रोलियम तो ये बदलता रहता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में की सहायता से विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया था। तो किसका? ग्रेफीन की सहायता से प्रकाश बल्ब बनाया था। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? तो इसमें डी बैंगनी जो है, बैनी आह पिनाला वाला है, जो उसके आधार पर कहा गया है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है? तो बैंगनी की है, तो लाल की हो जाएगी सबसे ज़्यादा। इस तरीके से दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग का होता है, जिसका एंगेस्ट जो मान होता है 4.4 × 10 की घात ये कितना 5 सेंटीमीटर। और सबसे अधिक इसकी होती है तो ये लाल रंग की हो जाएगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो ये विस्थापन जो है सदिश राशि, बाकी जो समय, दूरी, चाल, ये तीनों अदिश राशियाँ हैं। इसमें दे रहा है कि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग और आवेग आदि सदिश राशियाँ हैं। इस तरीके से एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है। इसका जल में भार होगा तो कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि जब भारहीन गुब्बारा था तो जल का भार होगा ना, गुब्बारे थोड़े होगा। फिर है कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो सी गंधक सूक्ष्म तत्व। वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों को सूक्ष्म मात्रा में होती है उनको सूक्ष्म पोषक तत्व की संख्या दी जाती है, जैसे आयरन, मैग्नीज, तांबा, जिंक, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, बोरान। गंधक व सल्फर अधिक अधात्विक तत्व हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? तो क्लोरोफिन, मैग्नीशियम दे रहा है, हीमोग्लोबिन, आयरन, खाने का नमक, सोडियम,
कपड़े धोने का सोडा, तो पोटेशियम, तो ये डी वाला ऑप्शन गलत है। तो ये तीनों सही है। क्लोरोफिन मैग्नीशियम से, हीमोग्लोबिन आयरन प्राप्त होता है। खाने का नमक सोडियम, तो क्या सोडियम कार्बोनेट को कपड़े धोने वाले सोडे के या वाशिंग सोडा भी कहा जाता है। वाशिंग सोडा का उत्पन्न बड़े पैमाने पर लेब्लांक विधि, सॉल्वे विधि, अमोनिया सोडा विधि या वैद्युत विधि द्वारा किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, कौन फलों को पकने में बढ़ावा देता है, कौन सा हो जाएगा। एथिलीन जो है ये फलों को पकाने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि प्राकृतिक रूप से ये एसिटिलीन एल्काइल श्रेणी का प्रथम सदस्य। इसे प्रयोगशाला में कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसका उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने, कपूर बनाने, निश्चेतक के रूप में धातुओं को काटने व जोड़ने, बेंजीन के संश्लेषण में और कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में होता है। इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक कौन, विल्सन ने की थी। फिर है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो कौन सा बी हो जाएगा। ये पानी वाले हैं ना, जल में घुलनशील होते हैं इसलिए नहीं होते। बी सी, विटामिन बी सी जल के घुलनशील होते हैं, इनका भंडारण हमारे शरीर में नहीं होता है। ये मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं, इस वजह से ये जल में नहीं रुकते, मतलब शरीर में नहीं रुकते। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो बी कौन सा, B12। इसको साइनोकोबालामिन नाम ही इसका है, B12 का जो है। B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। यह इस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित होता है। मानव शरीर में यह विटामिन लाल रक्त कणों के RBC की परिपक्वता हेतु आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। गोल्डन चावल का एक प्रचुरतम स्रोत क्या था, तो ये था विटामिन ए था। जो गोल्डन राइस है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था उस समय जब ये क्वेश्चन आया है। फिर अफीम प्राप्त किया जाता है, तो इससे किससे, तो बिना पके फल के लैक्टेस से प्राप्त किया जाता है। अफीम के पौधे के दूध को सुखाकर बनाया गया पदार्थ होता है, जिसके सेवन से मादकता आती है। अफीम में 12% तक मार्फिन पाई जाती है, जिसे प्रसंस्करण कर हेरोइन नामक एक अन्य मादक द्रव्य तैयार किया जाता है। यानी कि अफीम का दूध निकालने के लिए कच्चे अपाक को फल में एक चीरा लगाया जाता है, तो यह लसीला होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि किससे, तो पोस्ते से, बिना पके हुए फल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला है कि ATM से तात्पर्य क्या है, तो सी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये फुल फॉर्म पूछ दिया। तो इस तरीके के आते रहते हैं इसमें आरओ में क्वेश्चन जो है, कभी कभी पूछ देते। अगला है कि नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है, तो कौन सा, नई दिल्ली में। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की स्थापना वर्ष 1980 में नई दिल्ली में हुई थी। फिर जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है, तो किससे, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी से, किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था, तो कहाँ, चेन्नई में 2003 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम के भाग 8 के अंतर्गत अक्टूबर 2003 को चेन्नई में की थी। यह एक स्वायत्त वैधानिक एवं नियामक संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना है। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है, तो कौन सा, डी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO इसको बोलते हैं। हवा से भारी, पानी में अघुलनशील, गंध स्वादहीन एवं रंगहीन गैस है, जो मानव के साथ साथ अन्य जीवों के लिए भी अत्यंत हानिकारक है। सभी वायु प्रदूषकों में यह 50% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। जब ज़्यादा जहाँ गाड़ी वाहन इस तरीके के जो होते हैं और जहाँ फैक्ट्री वैक्ट्री लगी होती है वहाँ ज़्यादा ही चीज़ होती है। सभी ये इसमें दमघोटू गैस भी कहते हैं। श्वास के माध्यम से मानव शरीर में पहुंचकर यह रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को बिल्कुल कम कर देती है, जिसके फलस्वरूप मानव की मृत्यु हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मनुष्य के रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से क्रिया करने की क्षमता ऑक्सीजन की अपेक्षा मतलब 250 गुना अधिक है। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, कौन सा है, तो ये बी एजोला जो है। एजोला ठंडे पानी में उगने वाला एक घास मतलब पौधा है, जो प्रायः तालाबों और पानी भरे स्थानों पर तैरती हुई उगती है। जिसकी वृद्धि इतनी तीव्र गति से होती है कि यह 20 से 30 दिनों के भीतर दोगुनी हो जाती है। इसका प्रयोग धान की फसलों में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। एजोला की नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता अधिक होती है। यह एक जलीय फर्न है जिसमें एनाबीना एजोला नामक शैवाल सहजीवी के रूप में वास करते हैं। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है कहाँ से आती है, तो इसमें कह रहा है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल से, और कहाँ से, ग्लिसरिक एसिड से। तो ए वाला जो ऑप्शन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन अपचयन क्रिया है। इसमें जल का उपचयन यानी कि जल का जो होता है अपचयन ऑक्सीजन बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, तो शर्करा के निर्माण में होता है। तो जल का जो मतलब ऑक्सीजन जो बनती है प्रकाश संश्लेषण में कहाँ से आती है, तो जल से आती है, जो पौधे जल छोड़ते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है, तो ए लाल हो गया जो है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दृश्य प्रकाश वर्णों यानी कि विवग्योर वाला जो है में संपन्न होती है। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है, तो बैंगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम तथा लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा। तो लाल, नीला, इस तरीके से इसका क्रम ऐसे देख लेंगे।
अब है यूपी स्पेशल। सोनभद्र किसके लिए फेमस है, कौन सा खनिज? इलाहाबाद, ललितपुर, मिर्ज़ापुर। नॉन प्लास्टिक, फायर क्ले, तांबा, शीशे वाली बालू और चूने का पत्थर। तो सोनभद्र में चूने का पत्थर, इलाहाबाद में ग्लास सैंड, ललितपुर में तांबा, मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले पाई जाती है। यूपी में ज़्यादातर जो खनिज पाए जाते हैं, ये खास करके यूपी का जो दक्षिणी वाला एरिया है वहीं ज़्यादा पाए जाते हैं। उत्तरी एरिया में तो कृषि के लिए फेमस है, लेकिन खनिज कम पाए जाते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है। ऋषि कौन है? तो व्यास को समर्पित है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्म हुआ था। इस दिन गुरु पूर्णिमा यानी कि गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन से 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो पूर्वी केंद्रीय बुंदेलखंड वाला जो एरिया है एमपी से सटा, वहाँ सोयाबीन ज़्यादा उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, तो कहाँ हो रही है? तो झांसी में। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में स्थापित किया। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा 2014 में स्थापित किया गया था। ठीक है। तो झांसी में स्थापना हो रही है। उत्तर प्रदेश के में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? इसका दे रहा है कौन? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना जो हुई थी 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना मेरठ वाला जो 65 में हुई थी, लखनऊ विश्वविद्यालय तो 1921 में हुई थी। सबसे पुराना लेकिन कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय इसको हम लोग बोलते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित कहाँ? तो ये कानपुर में स्थित है। एमिल्को इसको बोला जाता है। निम्नलिखित में युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नोएडा में सॉफ्टवेयर एवं IT उद्योग, सीतापुर में प्लाईवुड, गोरखपुर में खेलकूद के सामान बनाने का उद्योग, वाराणसी में रेशम। तो गोरखपुर अलग अलग है। ठीक है। गोरखपुर महानगर की अर्थव्यवस्था सेवा उद्योग पर आधारित है। गोरखपुर हाथ से बुने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ टेराकोटा उद्योग अपने उत्पादों के लिए जाना जाता है, जबकि खेलकूद के सामान के लिए कौन सा? मेरठ फेमस है ज़्यादातर। तो लकड़ी के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं? खेल का सामान, पीतल की मूर्तियाँ और दिया सलाई, इनका मिलान करना है। तो लकड़ी के खिलौने वाराणसी में बनाए जाते हैं, खेल का सामान मेरठ में, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में और दिया सलाई बरेली का फेमस है। फिर तर्कशक्ति परीक्षण आ गया, इसको हम छोड़ रहे हैं। अगला है जो समसामयिकी, ये भी छोड़ना है। उस समय का तो अभी बिल्कुल काम नहीं, विविधा में देख लेते हैं क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है? तो कौन सा? बी नहीं, राजनीति नहीं। तो परंपरा हो गया, धर्म हो गया, कानून, ये सब सांस्कृतिक विलंबना है। यानी कि समाज का शास्त्रीय दृष्टिकोण से संस्कृति 2 प्रकार की होती है, भौतिक और अभौतिक। जब भौतिक संस्कृति जैसे विज्ञान, तकनीकी विकास, कंप्यूटर व अन्य संसाधनों में तीव्र गति से विकास होता है, परंतु अभौतिक संस्कृति जैसे हमारे रीति रिवाज, प्रथाएं अथवा परंपराएं, धर्म, कानून और सामाजिक मान्यताओं में विकास नहीं हो पाता, तथा भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति से अधिक तीव्र गति से विकास कर आगे निकल जाती है। ऐसी अवस्था आर्गवन के अनुसार सांस्कृतिक विलंबना कहलाती है। ये चीज़ इन्होंने कही है। ये फिर क्या है? 2000 सन की जो 2004 में भारत में सुनामी आई थी, निम्नलिखित तटों में से किसमें दुष्प्रभावित हुआ था? तो ये जो आपका कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के काल्स टीबी बिंदु से तमिलनाडु। तो कोरोमंडल तट जो पूर्वी तट है भारत का, दक्षिण इस तरीके से हम देख रहे हैं। तो ये कोरोमंडल तट इधर का है सारा, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, ये मालाबार तट कहा जाता है, इस तरीके से है। ठीक है। तो ये कोरोमंडल क्या है? तो दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के काल्स डीबी बिंदु से तमिलनाडु के केप कैमोरिन तक है। वर्ष 2004 की सुनामी से यहाँ पर भीषण तबाही हुई थी। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी ने भारत सहित दुनिया के कई देशों में तबाही मचाई थी। कुल 13 देश प्रभावित हुए थे, भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका आदि देश भी थे। तो भारत विश्व में ज़्यादा क्षति वाले देशों में शामिल था। तो इस तरीके से 2014 का जो मेंस वाला GS पेपर हुआ था उसको हमने देखा। अब हम मुख्य परीक्षा 2014 वाली है, उसके जो हिंदी है उसको कल देखेंगे। चलिए आज इतना ही था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।